हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? मजे में? आज आप स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है तब जीएसटी लगता है। इसका मतलब सप्लाई जो है वो है टैक्सेबल इवेंट, एक ऐसा इवेंट है जिसके होने पर जीएसटी लगेगा। सप्लाई वो इवेंट है जिसके होने पर जीएसटी लगेगा। तो सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, मतलब यहीं से कहानी शुरू होती है कि भाई जीएसटी लगेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, राइट। सप्लाई क्या है? टैक्सेबल इवेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट जिसके होने से जीएसटी लगेगा, राइट। यानी वो इवेंट जिसके होने से कोई टैक्स लगता है ना, तो उसे कहा जाता है टैक्सेबल इवेंट। पर यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जीएसटी की। इसलिए वो इवेंट जिसके होने पर जीएसटी लगेगा उसे कहा जाता है टैक्सेबल इवेंट। अ टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है? टैक्सेबल इवेंट क्या है? क्या होने पर जीएसटी लग जाएगा? इज एनी ट्रांजेक्शन और अकरेंस दैट रिजल्ट इन टैक्स कंसीक्वेंस। कह रहा है टैक्सेबल इवेंट वो ट्रांजेक्शन है, वो अकरेंस है, वो होना है, वो जो हो जाएगा जिसके होने से रिजल्ट क्या होगा? टैक्स कंसीक्वेंसेस, टैक्स लग जाएगा। कह रहा है वही क्या है? टैक्सेबल इवेंट, राइट। बिफोर लेविंग एनी टैक्स, टैक्सेबल इवेंट्स नीड्स टू बी असर्टेड। कोई भी टैक्स लगाने से पहले, मतलब आज तक हमारे देश में जितना भी टैक्स था या जितना भी टैक्स आएगा, उन सभी टैक्स को लगाने से पहले यह डिसाइड किया जाता है कि ऐसा कौन सा इवेंट होगा जिस पर यह टैक्स लगाया जाएगा। बाद में बात करते हैं टैक्स कितना लगाया जाएगा, क्या रेट से होगा, यह सब बात की बात है। क्या होने पर एक पर्टिकुलर टैक्स को लगाया जाएगा यह पहले सोचा जाता है, राइट। इट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम। अब मैंने क्या कहा कि भाई किसी भी टैक्स को कैसे लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, ये सबसे पहले डिसाइड होता है कि कब लगाया जाएगा। ऐसा क्या हो जाए कि ये टैक्स लगाया जाएगा, इसलिए टैक्सेबल इवेंट को फाउंडेशन स्टोन कहा जाता है। फाउंडेशन स्टोन क्या होता है? वो चीज जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी है, ठीक है, पहला पत्थर, ठीक है। तो पहला पत्थर जीएसटी का क्या है? सप्लाई, राइट। इट डिटरमिन्स द पॉइंट एट विच टैक्स वुड बी लेवीड अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। जो पहले हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का रिजीम था, कौन सा रिजीम था पहले? वो रिजीम था जिसमें गुड्स के अलग टैक्सेस होते थे, सर्विसेज के अलग टैक्सेस होते थे। और गुड्स पे भी दो लेवल पे टैक्स होता था, एक माल बनने का, दूसरा माल बिकने का, राइट। मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी का, और बेचने पे टैक्स क्या लगता था? सीएसटी या फिर वैट। और सर्विसेज पे टैक्स लगता था सर्विस टैक्स। ये बात कई बार हो चुकी है अभी आपसे कि ये था ओल्ड रिजीम का इनडायरेक्ट टैक्स। द फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेबल इवेंट इन वेरियस एटीट्यूड वॉज प्रोन टू कैटेना ऑफ इंटरप्रिटेशन। कैटेना का मतलब क्या होता है? वेराइटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहले इनडायरेक्ट टैक्स जो था उसमें दुनिया भर के इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम थी, और जिसकी वजह से लिटिगेशन होते थे। लिटिगेशन का मतलब कोर्ट कचहरी के केसेस होते थे सिंस डिकेड, मतलब 10-10 साल तक केस चल रहा है। मैं आपको बताता हूं ये क्यों ऐसी बात कर रहा है। जीएसटी आने के पहले वैट था सेल्स पे, ठीक है। और वैट क्या था मैं बताऊं? डेयरी प्रोडक्ट पे वैट होता था 0%, जबकि आइसक्रीम पे एक सर्टेन परसेंटेज था। आइसक्रीम पे एक सर्टेन परसेंटेज टैक्स था, ठीक है। कितना था मुझे नहीं पता, राइट। अब मैकडॉनल्ड्स ये क्लेम करती थी, मैकडॉनल्ड्स इंडिया में ये क्लेम करती थी कि हम डेयरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जो आइसक्रीम वो बेचती थी, सॉफ्टी जो बेचती है मैकडॉनल्ड्स, वो कहती थी ये डेयरी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। ऑब्वियसली डेयरी प्रोडक्ट तो वो भी है ही, राइट। और ये कोर्ट में केस चलता है 10 साल तक मैकडॉनल्ड का, क्योंकि मैकडॉनल्ड टैक्स नहीं दे रही थी, कह रही थी हम डेयरी प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में आते हैं, हम भी डेयरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और ये 0% आएगा, हम आइसक्रीम नहीं बेच रहे हैं। भले इसको आम बोलचाल की भाषा में कन्वीनियंस के लिए हम कुछ भी कहते हो। मैंने आपको बताया कि देखिए शब्दों पे नहीं जाया जाता कि हम उसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पेप्सी को सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं,
कुछ लोग पेप्सी को एरेटेड वाटर बोलते हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नाम क्या बोला जाता है या मैं क्या उसको किस नाम से पुकारता हूं या मैं अपने मेन्यू में उसका क्या नाम लिखता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। टैक्स तो उसी पे लगेगा जो वो एक्चुअल में आइटम है, राइट। तो मैकडॉनल्ड्स का कहना था नहीं भाई ये आइसक्रीम नहीं है, भले हम इसको आइसक्रीम बोलते हैं या बोलने से क्या होता है, राइट। जैसे आज की तारीख में जीएसटी एरेटेड वाटर का 28% है। एरेटेड वाटर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एरेटेड वाटर का मतलब है फ्लेवर्ड वाटर विथ गैस, राइट। तो कुछ इस तरीके की उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो जो हम कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला है, ये एरेटेड वाटर की कैटेगरी में आता है। अब आप कुछ भी नाम बोल लीजिए, लगेगा तो 28% ही जीएसटी ना, नाम की वजह से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, राइट। अगर आप पानी को कोल्ड ड्रिंक बोलने लग जाएंगे, क्यों ठंडा पानी को कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं कि नहीं? अरे ठंडा ड्रिंक है, पानी को भी बोल सकते हैं। क्या पानी को अगर हम कोल्ड ड्रिंक बोलने लग जाएंगे तो क्या 28% वाला जीएसटी लग जाएगा? आंसर इज नो। अरे पानी का जो जीएसटी रेट है वही लगेगा। तो आपके दिमाग में ये बात बैठाना चाहते थे कि भाई बोलने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो मैकडॉनल्ड्स का यही केस था, वो कह रही थी हम बेचते डेयरी एक प्रोडक्ट है जिसपे 0% वैट होता है। कोर्ट 10 साल लगा देती है डिसाइड करने पे कि नहीं भाई वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं, आइसक्रीम ही बेचती है। तो इतना लंबा लंबा केस चलता था, क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी। जीएसटी ने इस चीज का बहुत सुंदर समाधान किया है। एक एक आइटम की इतनी सुंदर एक्सप्लेनेशन है कि आप कभी भी लिटिगेशन में नहीं जाएंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये कहना बहुत गलत हो जाएगा कि आप लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, कि उसको कंट्रोल ही किया जा सकता है, क्योंकि जब जब कानून होगा तो लोग कानून को तोड़ने वाले भी होंगे ही होंगे। तो लिटिगेशन तो होगी, राइट। लोगों को कानून की इंटरप्रिटेशन में डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। हर साल कानून चेंज हो जाता है, आप देखते हैं क्यों हो जाता है? धीरे धीरे कानून बदलता रहता है, क्यों? बिकॉज ऑफ लिटिगेशंस ओनली। अरे इसी चैप्टर में दिखाऊंगा मैं कि एक क्लॉज ऐड किया गया, सेक्शन 7 की डेफिनेशन है, सप्लाई की डेफिनेशन है सेक्शन 7, उसमें क्लॉज ऐड करना पड़ा, ठीक है, लगभग जीएसटी आने के 4.5 साल बाद। क्यों ऐड करना पड़ा? क्योंकि भाई एक चीज छूट रही थी सरकार को लगा, तो भाई उस सरकार ने ऐड किया। तो कानून बदलता ही इसलिए है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगता है कि नहीं भाई इसकी इंटरप्रिटेशन गलत जा रही है मार्केट में, ठीक है, इसको और सही तरीके से कहने की आवश्यकता है कानून में, तो इसीलिए कानून बदलता ही है। तो लिटिगेशंस तो होंगे लेकिन मिनिमाइज्ड होंगे, ये कहना चाहता है यहां पे। अर्लियर रिजीम में लिटिगेशन बहुत ज्यादा थी क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। द कंट्रोवर्सी इज लार्जली रिलेटेड टू इश्यूज लाइक वेदर अ पर्टिकुलर प्रोसेस अमाउंटेड टू मैन्युफैक्चर और नॉट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज ड्यूटी, लेकिन एक पर्टिकुलर काम मैन्युफैक्चर है कि नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग तो आप समझते हैं ना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाना, इसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी। अब मैं आपसे पूछूं कि रिलायंस कंपनी मार्केट से शर्ट खरीदती है, दूसरी फैक्ट्रियों से शर्ट खरीदती है और अपना लेबल लगा देती है, ट्रेंड्स, रिलायंस का ये ट्रेंड्स, और उसको बेचती है। क्या एक्चुअल में ऐसा ही होता है? आंसर इज यस। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, ये जो ट्रेंड्स पे कपड़े बिक रहे हैं उस पर लेबल लगाया हुआ है ट्रेंड्स का, ठीक है। या बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं कि वो माल किसी फैक्ट्री से बनवा रही हैं, अपनी लेबलिंग लगा रही हैं और माल बेच रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिर्फ अपना लेबल लगा के अपने डब्बे में पैक करके माल को बेच देना, क्या इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा? आप कहेंगे नहीं सर ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, ये रॉ मटेरियल प्रोसेस थोड़ी ना हो रहा है फिनिश गुड्स में, इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहा जाना चाहिए और इस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। आइए, यही तो फायदा अब हम उठाएंगे। आइए देखिए पहले क्या हो रहा था। मान लीजिए, देखिए मैं पुराने कानून में जाना नहीं चाहता, लेकिन पुराने कानून का रेफरेंस लेके आपको बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं कानून का उतना ही रेफरेंस लेता हूं जिससे आप नई बात को समझ पाए। मैं कानून का उतना रेफरेंस नहीं लेता कि आप पुराना कानून ही समझ जाए, राइट। पुराने कानून का उतना रेफरेंस लूंगा जिससे आप नया कानून समझ पाए। मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी, गवर्नमेंट कहती है कि 1 करोड़ रुपए तक की अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो हम एक्साइज ड्यूटी नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि दुनिया भर के जितने भी कानून हमारे देश में चल रहे हैं उन सभी कानून में छोटे व्यापारी को हमेशा दायरे से बाहर रखा जाता है, राइट। कोई घर में बैठ के घरेलू उद्योग कर रहा है, टॉफी बना रहा है कोई, ठीक है, कितने की बना रहा है, रोज की 2-4-5 हजार रुपए की बना रहा है, क्या उसे एक्साइज ड्यूटी ले लेगी गवर्नमेंट? ठीक है। बीड़ी समझते हैं आप, घरेलू उद्योग है वो भी, ठीक है, महिलाएं घर में बैठ के बीड़ी बनाती हैं, ठीक है, सिगरेट का सस्ता वर्जन है, ठीक है, सिगरेट शहरी वर्जन है, वो गांव वाला वर्जन है, ठीक है, अगर जो बच्चे बीड़ी नहीं जानते हैं।
तो ये भी घरेलू उद्योग है। क्या गवर्नमेंट जिनका बहुत छोटा मोटा घर में काम कर रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, उनसे एक्साइज ड्यूटी ले लेगी? आंसर इज नो। तो समझाना आपको ये चाहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी की भी एक लिमिट थी कि इससे ऊपर के टर्नओवर पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी हूं, ठीक है, और मुझे लगता है कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का होगा, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी की रेट है 15%, तो 15 करोड़ रुपए तो मेरा यही लग जाएगा। तो अब देखिए मेरे दिमाग में क्या प्लान आया, हमने 100 फैक्ट्री डाल दी अपनी छोटी छोटी, दूसरे नाम से, रिलायंस कंपनी नहीं, दूसरी फैक्ट्रीज डाल दी, अपनी सब्सिडरी कंपनीज बना दी, ठीक है, और उन सभी फैक्ट्रीज में 1-1 करोड़ रुपए का माल बना दिया। अब जल्दी बताइए, वो 100 फैक्ट्री जो है वो मेरी सब्सिडरी कंपनी है, वो 1-1 करोड़ रुपए का माल बना रही है, लेकिन वो रिलायंस कंपनी नहीं है, हर फैक्ट्री 1-1 करोड़ रुपए का ही माल बना रही है। क्या उन फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन लेना है, एक्साइज ड्यूटी पे करनी? आंसर इज नो, क्योंकि सरकार ने 1 करोड़ रुपए की मान लीजिए छूट दे रखी है। भाई एक टर्नओवर तक तो छूट है, और मान लीजिए वो टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ ही है, तो 100 फैक्ट्री है, सभी फैक्ट्री 1-1 करोड़ रुपए का माल बनाती है, एक्साइज ड्यूटी देनी ही नहीं है। और हमने उन सभी फैक्ट्री से माल खरीद लिया 100 करोड़ रुपए का, अपना लेबल चिपकाया और बेच दिया माल। अब जल्दी बताइए, अब हम तो यही कहेंगे ना, अगर मेरे पास कोई आएगा एक्साइज ड्यूटी से, तो हम तो यही कहेंगे भाई हम कहां माल बनाते हैं, आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग, हम तो लेबलिंग कर रहे हैं बस, सो आई वोंट पे एक्साइज ड्यूटी। नाउ दे विल गो टू स्मॉलर फैक्ट्री विल से कि यस वी आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, बट हमारा टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ का ही है, तो भाई हमें तो एक्साइज ड्यूटी लेनी नहीं है, बच गई पूरी पूरी एक्साइज ड्यूटी। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने कहा कि मैं क्यों माल बनाऊं, छोटी छोटी फैक्ट्री बनाते हैं, सबसे 1-1 करोड़ का माल बनाते हैं, 100 करोड़ का माल हम बनाएंगे, 15 करोड़ रुपए सरकार का अलग से टैक्स जाएगा, उससे अच्छा है 100 तो फैक्ट्री डालो, सबसे 1-1 करोड़ रुपए का माल बनाते हैं। दिस इज व्हाट पीपल वुड स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कहती है, तो उसमें बड़ी लिटिगेशन होती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, अगर कोई लेबल चिपकाता है तो इसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इतना ज्यादा फजीयत थी। और देखिए नया कानून कितना सिंपल है, सप्लाई होती है तो जीएसटी है, सप्लाई हुआ तो जीएसटी है। अब आपको तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि लेबलिंग इज मैन्युफैक्चरिंग, आपको ऐसे हजारों एग्जांपल्स थे, मतलब लोग एक से एक प्लानिंग करते थे ना, ये तो अभी एक एग्जांपल दिया आपको। अब आप सोच पा रहे होंगे कि पुराने लॉ में कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, राइट, कितनी ज्यादा लिटिगेशन होती होगी, कोर्ट कचहरी होता होगा। तो हमेशा इश्यूज चलते थे, कंट्रोवर्सी चलती थी, वेदर द सेल वाज अ प्री डिटरमिन्ड सेल, भाई सेल प्री डिटरमिन्ड सेल है कि नहीं, वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वाज सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये एक बड़ी फजीयत है, इससे बड़ी फजीयत तो पुराने टैक्स सिस्टम में थी ही नहीं। मैं बताता हूं क्या था। अगर एक आइटम गुड्स है तो इस पे लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी, और सेल पे इसके लगता था वैट और सीएसटी, ठीक है। अगर वो सर्विसेज है तो इस पे लगता था सर्विस टैक्स। ये वैट सीएसटी ये जाता था स्टेट गवर्नमेंट को, ये जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? गुड्स की सर्विस। अभी नए वाले कानून की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी में क्या है ये, ठीक है। जीएसटी में तो एक एक चीज को डिफाइन कर दिया गया है, एकदम क्लियरली बता दिया गया है कि भाई ये गुड्स है की सर्विस है, तुम क्या सोचते हो क्या समझते हो इससे मतलब नहीं है, कानून बता रहा है सॉफ्टवेयर क्या है। पुराने कानून में क्या था, क्योंकि हर कानून अलग अलग था, एक्साइज का अपना कानून, वैट का अपना, सीएसटी का अपना, सर्विस टैक्स का अपना। वैट और सीएसटी के कानून कहते थे सॉफ्टवेयर क्या है, एक गुड्स है। कहते थे क्यों, सॉफ्टवेयर भी तो एक डब्बे में ही बिकता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक बॉक्स होता है, डब्बे की तरह प्रोडक्ट की तरह बिकता है, ठीक है। क्विक हिल एंटीवायरस की भी सीडीज आती हैं, बॉक्सेस में वो पैक्ड होती हैं, दुकानों पे ऐसे बिकती हैं क्विक हिल, राइट। सर्विस टैक्स में कहता था कि नहीं, सॉफ्टवेयर एक सर्विस है, और वो जो सीडीज हैं या बॉक्सेस हैं वो एक कैरिंग मीडियम है बस उसका, वो सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है। वो सीडी में या पेन ड्राइव में अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो एक कैरिंग मीडियम है, एंड सॉफ्टवेयर इज एन सर्विस। अब आप मत कहिएगा सर मुझे तो लग रहा है कि ये सर्विस है, मुझे तो लग रहा है ये गुड्स। आप होते कौन हो बोलने वाले? कानून बोल रहा है, ये आप बड़े हो कि कानून बड़ा है? तो वैट और सीएसटी का कानून कहता था ये गुड्स है, अब आपको मतलब नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहे हैं हम, ठीक है।
तो सॉफ्टवेयर गुड्स कहलाता था वैट और सीएसटी में, और सर्विसेज कहलाता था सर्विस टैक्स में। यानी पता है सॉफ्टवेयर पे पहले वैट भी लग जाता था और सर्विस टैक्स भी लग जाता था। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अलग दबा के टैक्स ले रही है अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स ले रही है। अरे भाई साहब एक चीज बताओ, तुम लोग की आपस में नहीं पट रही है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मोदी योगी अपना अलग अलग गा रहे हैं। राइट, हम योगी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यूपी में चीफ मिनिस्टर योगी हैं। राइट, तो स्टेट गवर्नमेंट अलग गा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग गा रही है, दोनों आपस में नहीं पट रही है, सिर्फ एक बात के लिए कि भैया टैक्स तुम भी वसूलो हम भी वसूलें। तो ये था हमारे देश का कानून। ठीक है, जीएसटी ने सारी क्लैरिटी कर दी, अब एक एक चीज को बता दिया ये गुड्स है कि सर्विस है। राइट, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी भी नहीं अब तो। क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि गुड्स है कि सर्विस है, लगेगा तो एक ही टैक्स जीएसटी। हाँ सर, ये भी बात सही कह रहे हैं, पहले के कानून में जरूरत थी भाई क्लैरिटी लाओ, तो क्लैरिटी थी नहीं। आज के कानून में क्लैरिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी सभी पे लगेगा, चाहे वो गुड्स है कि सर्विस है। आज सॉफ्टवेयर को गुड्स बोल दो सर्विस बोल दो, लगेगा तो जीएसटी ही। इसलिए कौन कहता है क्लासिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन अभी जरूरत है, नहीं तो किया ही क्यों जाता। ठीक है, शायद कुछ समय बाद जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि आज जीएसटी हमारे देश में अलग अलग रेट हैं, मल्टीपल रेट्स हैं जीएसटी के, 5%, 12%, 18%, 28%, और ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा गुड्स है या सर्विस है। क्योंकि अगर वो गुड्स है तो उसका रेट ढूंढने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? HSN कोड की लिस्ट में, और अगर वो सर्विसेज है तो हमें जाना पड़ेगा SSC कोड की लिस्ट में, जानने के लिए कि उस पर जीएसटी का रेट क्या है। इसलिए ये क्लासिफिकेशन आज आवश्यक है। जिस दिन हमारे देश में जीएसटी का एक रेट हो जाएगा उस दिन शायद हमें ये गुड्स एंड सर्विसेज की क्लासिफिकेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सर जब आप ऐसी बात कह रहे हैं तो क्या दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पे जीएसटी का बस एक रेट होता है? तो आंसर इज यस, दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पे सिंगल जीएसटी रेट होता है, बस एक रेट पे सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है। लेकिन हमारे देश में ऐसा हो नहीं सकता। जीएसटी जिस समय आया था उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी। यानी जीएसटी जब लाने वाले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अरुण जेटली जी थे, आज वो नहीं रहे। उन्होंने यही बोला था कि हम जीएसटी ला तो रहे हैं मल्टीपल टायर रेट, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये मल्टीपल रेट्स रहेंगे नहीं। हम धीरे धीरे रेट्स को मर्ज करते जाएंगे और कम करते जाएंगे। सबसे पहले 12 और 18 वाले को मर्ज करके एक बीच का रेट बनाएंगे, धीरे धीरे और रेट्स को मर्ज करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सभी चीजों पे एक जीएसटी का रेट होगा। आज हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, मजबूरी है, हमारे देश की इकोनॉमी भी इसको परमिट नहीं करती है। हमारे देश के ना गरीब बहुत गरीब हैं, हमारे देश के अमीर बहुत अमीर हैं। ये बात मैंने कई बार बताई है, ऐसा दुनिया के हर देश में नहीं होता है। यहां रईस इतने रईस हैं कि दुनिया की रईसों की सूची में उनका नाम है। भैया अंबानी जी की नेटवर्थ इतनी बड़ी है कि कई छोटे देश की टोटल नेटवर्थ को मिला दें तो भी उससे ज्यादा है अंबानी जी की अकेले। मतलब कई देश से ज्यादा बड़ा अंबानी खुद है हमारे देश का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे देश में रईस हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमको ऐसी चीजें जो बहुत गरीब है, उनकी भी रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें, उन पे जीएसटी नहीं ले सकते। जैसे जितनी भी फ्रेश मिल्क, फ्रेश कर्ड, मतलब दूध, दही, खुला अनाज, ये सब पे जीएसटी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सरकार को मालूम है कि ये सब हर कोई खरीदता है, गरीब से गरीब आदमी भी खरीद रहा है। वो आदमी जिसको बस उतना ही पैसा मिलता है, जो अपने दिन भर का गुजारा कर पाए, वो भी ये सब खरीदता है, तो उस पर जीएसटी नहीं ले सकते। और बहुत सारी चीज़ें इतनी लग्जरी हैं कि भाई वो रईस आदमी ही खरीदेगा तो सरकार दबा के जीएसटी लेती है। इसलिए वेरीड रेट्स ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट ने बना रखा है। बहरहाल जो बात हो रही थी वो आपको समझ में आ गई कि ये सब प्रॉब्लम थी। गुड्स है कि सर्विस है यही नहीं पता था। तो ये सब क्यों इतनी बात हम कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज और कितनी अच्छी चीज हमारे देश में हुई कि अब टैक्सेशन इवेंट जो है, क्या होने पे टैक्स लगेगा, वो सिर्फ एक वर्ड है, सप्लाई। और बस यही समझ लिए तो पूरा जीएसटी कंट्रोल में आ गया, पूरा जीएसटी कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए।
The GST law resolves these issue by laying down one comprehensive taxable event. कह रहा है सारी प्रॉब्लम का समाधान क्योंकि सिर्फ एक है taxable event, supply of goods and services or both. Various taxable events namely manufacture, पहले taxable event क्या क्या होते थे? एक्साइज ड्यूटी में होता था मैन्युफैक्चर, इस पे जीएसटी लगेगा. वैट और सीएसटी में होता था सेल पे जीएसटी लगेगा. सर्विस टैक्स में लिखा होता था रेंडरिंग और सर्विस पे जीएसटी लगेगा. ठीक है. एक परचेज टैक्स भी होता था रिवर्स चार्ज, तो कहता था परचेज पे टैक्स लगेगा. एंट्री टैक्स होता था स्टेट के अंदर, दूसरे स्टेट से जब गाड़ी ट्रक घुसती थी दूसरे स्टेट में, मतलब यूपी से बिहार में ट्रक घुसेगी तो घुसते ही ट्रक पे एक टैक्स लग जाएगा, एंट्री टैक्स. तो कह रहा है, और उस टैक्स का टैक्सेबल इवेंट होता था एंट्री, जैसे ही घुसेगी लगेगा टैक्स. तो एंट्री इनटू द टेरिटरी ऑफ ए स्टेट. तो सबका अलग अलग कितने सारे टैक्सेबल इवेंट थे. पहले एक टैक्सेबल इवेंट था मैन्युफैक्चर होते ही लगना है, सेल होते ही लगना है, रेंडरिंग और सर्विसेज पे लगना है, परचेज पे लगना है, एंट्री इनटू एन स्टेट पे लगना है. अब कुछ नहीं, एक ही चीज, सप्लाई होने पे जीएसटी लगना है. कहानी खत्म. These all existed prior to introduction of GST and have been done away with. अब खत्म, in favor of just one event, that is supply. Right? तो चलिए अब शुरू करते हैं सेक्शन 7, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई. सेक्शन 7 में देयर आर सेवरल सबसेक्शंस और उन सबसेक्शन के अंदर देयर आर क्लॉजेस आल्सो. आइए दिखाता हूं आपको. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 के अंदर है क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए. फिर देखिए 1 के अंदर सेक्शन 7 1 के अंदर है क्लॉज बी, सी. फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A. फिर सेक्शन 7 2 के अंदर क्लॉज ए, क्लॉज बी. फिर 3 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, क्लॉज बी. अब मैंने क्या किया, ये पूरा एक रनिंग पैराग्राफ है, लेकिन मैंने एक एक सेक्शन को, सब सेक्शन को, क्लॉज को एकदम ब्रेक कर दिया है. एक एक बॉक्स बना बना के प्रेजेंट किया है. क्यों पता है? क्योंकि मैं जब आपसे ये पूछूंगा, ये बताइए ये सप्लाई हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा, राइट? तो ये सप्लाई हुई कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस हुई. तो मैं आपसे पूछूंगा जरा बताओ क्यों हुई, तो आप बताएंगे सर सेक्शन 7(1)(a) की वजह से हुई, सर सेक्शन 7(1)(c) की वजह से हो रही है ये सप्लाई. ये हुई ना बात. आ रही बात समझ में? क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए. इसी डेफिनेशन पे अगर कंट्रोल है ना, पूरा जीएसटी आपकी जेब में है, आपको बता दूं. इसलिए इतना ब्रेक करके है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा. देखिए ध्यान दीजिए, 7(1)(a) में क्या लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये सप्लाई नहीं है. ये वाली वर्ड पे आपने ध्यान नहीं दिया था, तब आपको एकदम बात समझ में आएगी. इसलिए एकदम पूरा एक एक लाइन ब्रेक कर करके है, राइट? आइए सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड्स ए ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ सच एज. सप्लाई क्या क्या है जल्दी देखिए. सेल सप्लाई है. जीएसटी में, पूरे जीएसटी के कानून में सेल की डेफिनेशन ही नहीं है. ओ सेल की डेफिनेशन नहीं है, तो सर सेल का मतलब क्या होता है? बेटा मतलब जानने की, जब जीएसटी का कानून कह रहा है कि हम तुमको नहीं समझा रहे, तो तुम क्यों इतना समझना चाह रहे हो? सेल जो हम आप समझते हैं बेचना, वही सेल है. मतलब कोई स्पेशल डेफिनेशन जीएसटी में नहीं दी हुई है. तो सेल सप्लाई है. और क्या है? ट्रांसफर. ट्रांसफर का मतलब है बिटवीन ब्रांचेस. मेरी 2 ब्रांच है, ठीक है, हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल भेज रहे हैं, तो इसको सप्लाई कहा जाएगा. आपके तो होश उड़ गए होंगे, मुझे तो समझ में आ रहा है कि सर माल बिकता है, समझ में आता है जीएसटी लगेगा. सप्लाई होगी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, तो सर इस टैक्सेबल इवेंट, ये सप्लाई हो गई, सप्लाई हो गई मतलब टैक्सेबल इवेंट हो गया, मतलब जीएसटी लग जाएगा. मैं अपनी ही एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल भेजूंगा, जीएसटी लग जाएगा. तो इसका जवाब है हाँ. इसका जवाब है हाँ, ठीक है. और सच पूछिए तो जिस दिन मैं आपको ये वाली बात समझाऊंगा ना, ठीक है, उस दिन आप समझ जाएंगे कि ये दर्द नहीं है. 99% लोग इस बात को समझते ही नहीं है, और वो ऐसे पढ़ते हैं, और पढ़ाने वाला भी ऐसे ही पढ़ाता है कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को माल भेज रहा है और सरकार जीएसटी ले रही है. अरे सरकार ले नहीं रही है, ले तो रही है, लेकिन आपकी मदद कर रही है. नहीं लेगी तो आपका भंटा धार हो जाएगा, लेके आपका बचत करा दे रही है. ये क्या सिस्टम है सर? जीएसटी लेके भी बचत ही हो जा रही है. हाँ बताऊंगा, सब समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है. अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर मैं समझा दूंगा ना.
कि अगर सरकार एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में माल जा रहा हो जीएसटी न लेती तो आपका क्या कल्याण होता, न लेने पे, टैक्स नहीं लेने पे आपका क्या कल्याण होता, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बढ़िया है भाई सरकार जीएसटी ले ले, क्योंकि वो ले तो रही है फिर भी ले नहीं रही है, लेके भी नहीं ले रही है, लेके भी आप ही को दे रही है, ऐसा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी समझिए, लेकिन ले तो रही है, राइट। तो सेल सप्लाई है। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब है बिटवीन ब्रांचेस, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। जैसे मेरी मान लीजिए स्टडी एट होम की 2 ब्रांच है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को अगर कुछ सप्लाई कर दे, मतलब एक ब्रांच में मेरे पास लैपटॉप ज्यादा था, ठीक है, 2 ऑफिस है ऐसे समझिए, एक ऑफिस में लैपटॉप ज्यादा था, दूसरी ऑफिस में लैपटॉप कम था, दूसरी वाली ऑफिस में एक नया इंप्लॉय ज्वाइन किया, तो मैंने कहा यार नया लैपटॉप क्यों खरीदते हैं, ब्रांच ए में लैपटॉप एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वहीं से भेज देते हैं ब्रांच बी में, जीएसटी देना पड़ जाएगा। सर है तो दर्दनाक, आप क्यों नहीं ठीक से बता रही है, तो दर्द है नहीं है, आने दीजिए समय। बार्टर एक्सचेंज, ये सप्लाई है। बार्टर क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं समझाता हूं। बार्टर का मतलब होता है कोई भी चीज इन काइंड लिए हैं और बदले में भी इन काइंड दे रहे हैं, मतलब मनी में नहीं, गुड्स के बदले में गुड्स, इट्स कॉल्ड बार्टर। सर्विसेज के बदले में सर्विसेज, मतलब देयर इज नो मनी इन्वॉल्व। इफ देयर इज नो मनी इन्वॉल्व, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, व्हेन आई गिव गुड्स एंड सर्विसेज देन इट इज कॉल्ड बार्टर। कुछ लिया बदले में कुछ दिया, पैसा इन्वॉल्व नहीं था, तो इट इज कॉल्ड बार्टर। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज होता है जहां पे हम गुड्स लेते हैं बदले में गुड्स प्लस मनी देते हैं। आपको एक्सचेंज का एक एग्जांपल समझाते हैं। आजकल देखिए फ्लिपकार्ट पे किस तरीके से मोबाइल बिकते हैं, पुराना मोबाइल दीजिए, नया मोबाइल खरीदिए और कुछ पैसा दीजिए, यही होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज, राइट। बार्टर क्या है कि मैंने लैपटॉप लिया मोबाइल दिया, या मोबाइल लिया अपना लैपटॉप दे दिया, बस कोई पैसा नहीं, तो इट इज कॉल्ड बार्टर। एक्सचेंज क्या है, मैं नया मोबाइल खरीदने गया, अपना पुराना मोबाइल दिया और थोड़ा सा पैसा भी दिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। व्हेन यू आर टेकिंग गुड्स और सर्विसेज in exchange of goods and services, goods और services plus money consideration, ठीक है। जब पैसा भी साथ में जाता है और मतलब गुड्स और सर्विसेज तो दे ही रहे हो, साथ में पैसा भी दे रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, गुड्स ले रहे हो और बदले में पैसा दे रहे हो बस, तो ये कहां चला जाएगा, ये सेल हो गया, ये ऊपर वाला था, ये वाला, ठीक है। सिर्फ पैसा दे रहे हो तो सेल, सिर्फ सामान दे रहे हो तो बार्टर, सामान भी दे रहे हो पैसा भी दे रहे हो, देन इट इज एक्सचेंज, ठीक है। और ट्रांसफर तो अलग चीज थी, बताया एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये कुल मिला के एक ही चीज है, किराएदारी, ठीक है। आप किराए पे देते हैं कोई भी चीज तो इसे कहा जाता है सप्लाई, किराए पे देना सप्लाई है, राइट। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, आप अपना कोई भी सामान सेकेंड हैंड बेच रहे हैं। जैसे मेरा ऑफिस का जो फर्नीचर है वो खराब हो गया है, ठीक है, मैं बदलना चाहता हूं, नई कुर्सी टेबल लगाना चाहता हूं, तो मैं उसे जब बेचूंगा तो इसे कहा जाएगा सप्लाई। अगर मैं उसे डिस्पोज करने का मतलब समझिए ना, कि व्हेन इट इज ऑफ नो यूज टू यू, व्हेन इट इज ऑफ नो यूज टू यू एंड यू आर गिविंग इट टू समबडी, तो ये सेकेंड हैंड सेल होती है, मतलब यूज करके इस्तेमाल, खराब सामान अपना निकाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल, इसे भी सप्लाई कहा जाता है। अब आगे देखिए, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। ओ, इन सब में कंसिडरेशन का होना इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन का मतलब होता है आप बदले में कुछ दे रहे हैं, ये जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि मेरा पुराना फर्नीचर है, ठीक है, मैंने अपने पुराना फर्नीचर ना किसी को दान दे दिया, ये लो रखो चलो, ठीक है, तो क्या ये सप्लाई है, कह रहा है अभी तक जितना पढ़े उसके हिसाब से नहीं है, बाद में कोई चीज आती है तो वो समझेंगे, ठीक है, अभी तक जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से नहीं, ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कैश ही होना चाहिए, क्योंकि बार्टर भी तो भाई सप्लाई ही है, जिसमें आप सामान लेते हो बदले में सामान देते हो। जैसे मैंने अपना पुराना फर्नीचर दिया, 50 कुर्सियां दी और बदले में मुझे 5 नई कुर्सी मिल गई, तो क्या कंसिडरेशन है, आंसर इज यस। 5 नई कुर्सी लेने का कंसिडरेशन था वो 50 कुर्सी पुरानी वाली, राइट, अंडरस्टूड। तो कंसिडरेशन होना जरूरी है, वेदर इन कैश और इन काइंड, बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, ये सब कुछ हो रहा है कंसिडरेशन के लिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कॉमर्शियल मोटिव से हो रहा है।
ये सब कुछ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, कंसिडरेशन के लिए हो रहा है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दोनों चीज बोल रहा है। कह रहा है यार कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरी चीज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अच्छा आइए मैं बताता हूं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं ये सप्लाई है कि नहीं है। ठीक है, मैं और मेरा फ्रेंड आज घूमने जा रहे थे। ठीक है, मैं तैयार यार होके निकला, मेरे दोस्त ने कहा यार क्या शर्ट है तुम्हारी। ठीक है, मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है, लो मैंने अपनी शर्ट उतारी दे दी उसको। अब क्या मैं ऐसे ही जाता तो उसने अपनी शर्ट मुझे दे दी। ठीक है, हम लोग लंगोटिया दोस्त हैं। ठीक है, तो उसने अपनी शर्ट मुझे दे दी। जल्दी बताइए ये बार्टर हो गया कि नहीं, शर्ट दिया शर्ट लिया, सप्लाई हो गई कि नहीं, सप्लाई हो गई कि नहीं। सोचने की कोशिश करते हैं, कंसिडरेशन है, हाँ भाई कंसिडरेशन तो है, कुछ दिया कुछ लिया। क्या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, कॉमर्शियल मोटिव से हुआ है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, बिजनेस की वजह से ही हुआ है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये सप्लाई नहीं है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना कानून को कानून की भाषा में घुस के समझना चाहते हैं, मैं इतना सोचता ही नहीं हूं, और बच्चों को पढ़ाता भी ऐसे ही हूं। मैं कहता हूं यार कानून ना दिल से सोचो, कभी गलत नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है कानून के शब्दों में पढ़ने की। मैं तो इतना देखता भी नहीं हूं कानून को, मैं सच बता रहा हूं, मैं दिल से सोचता हूं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे जवाब मिल जाता है। और मैं इतने एग्जाम्पल भी पता है क्यों बना पाता हूं, मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि मुझे कानून की बहुत अच्छी समझ है, कानून का मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, नहीं, मैं इसलिए क्योंकि मैं कॉमन सेंस को अप्लाई कर पाता हूं, मैं क्रिएट कर पाता हूं। नहीं भाई इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, फिर कानून की वर्डिंग्स पे जाता हूं और चेक कर लेता हूं कि मेरा एग्जांपल सही बैठ रहा है कि नहीं। दिस इज हाउ आई डू। नाउ टेल मी, दिल से सोच के बताइए कि क्या दोस्त आपस में अपना कपड़ा बदल ले, सरकार जीएसटी ले लेना चाहिए था? नहीं भाई, कॉमन सेंस भी यही कहेगा नहीं लेना चाहिए, सरकार इसमें कौन सा जीएसटी ले लेगी, हद हो गई। मतलब आज हम अपने दोस्त के साथ अपनी शूज बदल लिए, सरकार कह रही है जीएसटी लाओ भाई, नहीं, दैट्स नॉट द केस। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को कुछ गिफ्ट दिया, बदले में उसने भी मुझे गिफ्ट दिया, गिफ्ट के बदले में गिफ्ट, क्या जीएसटी लगेगा? सप्लाई है, पहले भाई ये बताइए सप्लाई है? आंसर इज नो, क्योंकि गिफ्ट इज नॉट विथ कॉमर्शियल मोटिव, वो कॉमर्शियल मोटिव से नहीं होता है। ठीक है, पैक्ड डब्बा था। ठीक है, आज एक दूसरे को हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, कोई है ऐसा स्पेशल ओकेजन, फ्रेंडशिप डे, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, हमने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया, उसने मुझे गिफ्ट दे दिया। ठीक है, तो दिस नॉट विथ कॉमर्शियल मोटिव। ठीक है, एक चीज आई बदले में एक चीज गई, ये बार्टर है, बट स्टिल दैट इज नॉट सप्लाई एज बिकॉज दिस इज नॉट विथ कॉमर्शियल मोटिव, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अंडरस्टूड? आगे देखिए, डबल ए। ये डबल ए पता है कब आया है? जीएसटी कब आया है? 1 जुलाई 2017 को, लेकिन ये आया है 1 जनवरी 2022 को, डबल ए। लेकिन ये आया विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017, यानी 4.5 साल बैकवर्ड से ये कानून लगाया गया। बहुत जबरदस्त फजीयत वाला कानून लाया गया, क्योंकि ये बैकवर्ड था इसलिए और ज्यादा प्रॉब्लम थी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समझते हैं कि कानून एक बैक डेट से एप्लीकेबल है, यानी बैक डेट से भी जो जीएसटी लायबल है आप वो पे करना पड़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन लिया जिसमें बताया कि कानून हमारा ये कहता है कि म्यूचुअलिटी पे टैक्स नहीं लगेगा, आपस में खुद ही को सर्विस दे दोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन ले लिया था जिसमें ये कहा कि क्लब, उसके मेंबर्स, ये सब म्यूचुअल हैं। ठीक है, दे आर म्यूचुअल कंसर्न, जो क्लब्स होती हैं ये म्यूचुअल कंसर्न है, क्योंकि ये अपने मेंबर्स के लिए ही काम करती है, राइट। तो इसलिए भाई इस पे जीएसटी नहीं लग सकता। ठीक है, फिर से सुनते हैं कानून क्या था। कानून ये कहता था कि म्यूचुअल कंसर्न्स जो है वो खुद को ही सर्विस देंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा करके कानून था।
ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि भाई जो क्लब्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक फ्लैट में रहते हैं तो वो फ्लैट एक बिल्डिंग में है, तो उस बिल्डिंग की एक सोसाइटी फॉर्म होती है, तो और सोसाइटी हर महीने फ्लैट ओनर से पैसा लेती है, जिससे वो कॉमन लाइटिंग के खर्चे, कॉमन क्लीनिंग के खर्चे, अगर सोसाइटी में जिम है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो उन सब के खर्चे निकालती है, ऑब्वियसली यस। तो ये लोग जो पैसा ले रहे थे, ये भी म्यूचुअल कंसर्न है भाई, अपनी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन्हीं के लिए तो ये लोग काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि इनसे जो पैसा लिया जा रहा है मेंबर से, चाहे वेलफेयर सोसाइटी ले रही हो या कोई भी क्लब अपने मेंबर से पैसा ले रहा है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये म्यूचुअल कंसर्न है, अपने मेंबर्स को ही सर्विस दे रहे हैं, ये कोई बाहर सर्विस तो दे नहीं रहे हैं, तो इनका सर्विस कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो बेसिकली पैसा ले रहे हो, पैसे को खर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्विस देना नहीं है, ये पैसे की कलेक्शन है और उसी पैसे को खर्च कर देना है, जिनसे लिया गया उन्हीं के ऊपर खर्च कर देना है। ये तो ऐसे हो गया बिल्कुल कि हम एक फ्लैट में रहते हैं तो खुद से क्लीनिंग कराने की बजाय हमने एक सोसाइटी को पैसा दे दिया, वो हमारे लिए ही तो क्लीन कर रही है, भाई हम ही तो उस सोसाइटी में रहते हैं, तो भाई हमारे ही सर्विस के लिए हम ही पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई, हमको तो इस पर जीएसटी लेना था, क्लब में लोग बढ़िया बढ़िया क्लब ज्वाइन करते हैं, इतनी लंबी लंबी एनुअल फीस उसमें पे करते हैं, जीएसटी क्यों नहीं लेंगे, राइट। बड़ी बड़ी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, ऐसी ऐसी सोसाइटी है जिसमें 20-20 हज़ार रुपया महीने का मेंटेनेंस होता है, राइट। अब 20 हज़ार रुपया किराया नहीं, 20 हज़ार रुपया तो सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज होता है जो सोसाइटी को पे होता है एक फ्लैट पे। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई, इस पर जीएसटी लेना चाहिए, तो आ गया AA। ठीक है, देखिए क्या है, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाई ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। अदर देन एन इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हम किसको बोल रहे हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं बिल्डिंग्स में, ठीक है, क्लब, कंपनी, टू इट्स मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अगर ये लोग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये लोग कैश वगैरह ले रहे हैं, अदर वैल्यूएबल्स ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सप्लाई है। ठीक है, कुल मिला के बस ये समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा कवरेज किस लिए था, ये पूरा कवर इसलिए किया जा रहा था कि जो क्लब्स हैं, राइट। अब ये क्लब किस तरीके से हो सकते हैं, एओपी के फॉर्म में हो सकता है, ये क्लब ही मान लीजिए कंपनी की तरह ये फॉर्म्ड है, मतलब आई डोंट नो कि वो किस तरीके से फॉर्म्ड है, अपने मेंबर्स के लिए कुछ कर रहा है, तो जिस भी तरीके से बेसिकली ये एसोसिएशन ऑफ क्लब्स की बात हो रही है। कुल मिला के इट इज टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन, किसी भी तरीके का एसोसिएशन, ठीक है, लोगों का एसोसिएशन, तो इनसे जीएसटी लिया जाए। अब बहुत बड़ा ये जो AA आया ना, इससे बहुत बड़ी आफत हो गई। जैसे बहुत सारे क्लब को 4.5 साल का अब जीएसटी पे करना है, जिसमें से बहुत सारे मेंबर्स अब उनके छोड़ के चले गए हैं। अब क्लब में तो यही होता है, मेंबर आते हैं जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब 4.5 साल में जितना भी पैसा आया है उन सब पे 18% जीएसटी पे करना है। मान लीजिए जीएसटी का रेट 18 है, क्योंकि सर्विसेज पे नॉर्मली 18 है, मुझे भी नहीं मालूम कितना है। तो अब वो 4.5 साल में जितना कलेक्शन आया है उसका जीएसटी पे करना है। अब मेंबर से अगर है तब तो उससे लिया जाएगा, लेकिन मेंबर अगर है ही नहीं तो जीएसटी लेंगे कैसे? तो क्लब को अपनी जेब से जमा करना पड़ेगा, एसोसिएशंस को अपनी जेब से जमा करना पड़ेगा। तो ये कानून थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव कानून जो भी आता है, बैकडेट से अगर कानून आएगा तो वो दिक्कत देगा ही देगा, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। So for the purpose of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order, कह रहा है कोई भी कानून, कोई जजमेंट आया कोर्ट का, कोई ऑर्डर आया है कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, अथॉरिटी का, कह रहा है इन सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमको भी मालूम है। सिंपल बात, AA का मतलब है कि क्लब्स अपने मेंबर से पैसा लेगी तो उस पर जीएसटी लगेगा, खेल खत्म। और ये कानून आया था 2022 में, लेकिन 1 जुलाई 2017 से इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल बनाया गया, तो पुराना पैसा भी निकलवाया गया है, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो याद है, सेक्शन 1A पढ़ा, ठीक है, और 1AA पढ़ा। 1A में पढ़ा था कि सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब कुछ सप्लाई है अगर ये कंसिडरेशन के लिए हो रहा है
और कॉमर्शियल मोटिव से हो रहा है, मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो वहां पे, ठीक है। डबल ए कहता है एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कुछ भी दे रही है, बदले में कुछ वैल्यूएबल और मनी वगैरह ले रही है, तो उस पर वो सप्लाई है। तीसरा देखिए, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन तो होना चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं सर्विस को, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन बिजनेस मोटिव से हो ये जरूरी नहीं है, तब भी सप्लाई है। मतलब हम विदेश से कोई सर्विस लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब विदेश से कोई सर्विस ले रहे हैं, पैसा देके, ठीक है, बिजनेस के लिए वो जरूरी नहीं है। 1A में जो था, यहां पे ये सब सर्विस तभी है, बहुत ध्यान से, क्योंकि 1A हम क्यों इतना ब्रेक किए हैं, क्योंकि आपको याद रहे, ए में जो बात कह रहा था, क्लॉज ए में जो बात कह रहा था, उसमें कह रहा था कि सर्विस, ये सप्लाई कब है, ये सप्लाई कब है, ध्यान से देखो, ये सप्लाई तब है जब कंसिडरेशन भी है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। 1C में ऐसी बात नहीं कह रहा है, 1C में कह रहा है कि कंसिडरेशन हो बिजनेस में, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वजह से हो या नहीं हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कंसिडरेशन पेड है तो वो सप्लाई है। मतलब हम विदेश से अपनी ऑफिस की बिल्डिंग बनवाने का इंटीरियर डिजाइन बनवाते हैं, ठीक है, हम अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनवाने का इंटीरियर डिजाइन बनवाते हैं विदेश से, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है बिजनेस पर्पस के लिए। लेकिन अगर हम अपना घर बनवाने के लिए विदेश से इंटीरियर डिजाइन करवा के मंगाते हैं, ये क्या है, पैसा दे रहे हैं दोनों ही केस में, तो ये हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, लेकिन पर्पस क्या हो गया, नॉट बिजनेस। दोनों ही केस में क्या रहा है, ये सप्लाई है, समझे। तो इसका एक एग्जांपल लिखें, वेदर और नॉट का एग्जांपल लिखें कि कब वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुआ, वो हो गया सप्लाई, अरे इंटीरियर डिजाइन फॉर रेजिडेंस, इंटीरियर डिजाइन हमने मंगाई अपने रेजिडेंस के लिए, गुड्स की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि गुड्स पे तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, सिर्फ सर्विस के ही इंपोर्ट पे तो जीएसटी होता है ना, ठीक है। तो इंपोर्ट की जब भी बात आएगी तो सिर्फ सर्विस की ही बात आ सकती है, गुड्स की बात आ भी नहीं सकती, ठीक है। देखिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, ये क्या कहता है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, ठीक है। शेड्यूल 1 क्या है, आप देखेंगे जीएसटी में एक तो पहले सेक्शन है सारे, ठीक है, फिर जब खत्म हो जाता है एक कानून में तो 3 शेड्यूल दिए हुए हैं, शेड्यूल 1 2 3, मतलब 3 लिस्ट है, ठीक है। शेड्यूल 1 क्या है, इसमें 4 एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिनकी सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन होती है, ठीक है, तो भी उसको सप्लाई कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि विदाउट कंसिडरेशन पे भी ये सप्लाई कहलाएगा। अब जनरली तो सप्लाई कहलाएगा मतलब जीएसटी लगेगा उस पर। अब आप ये सोचिए, मैंने कोई चीज़ दी, बदले में पैसा लिया ही नहीं, तो किस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, तो अब वो वैल्यूएशन रूल्स बताएगा कि अब किस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी लगेगा। तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम पैसा नहीं भी लेंगे तो भी जीएसटी लगेगा। अभी तक जितनी भी चीज़ पढ़ रहे थे, क्या पैसा लेना कंसिडरेशन जरूरी था, हाँ, 1 में ए में कंसिडरेशन जरूरी था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। डबल ए में भी क्या है, वहाँ पे भी कंसिडरेशन है, यहाँ पे भी लिख रहा था, देखिए फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन यहाँ पे भी था डबल ए में भी, बी में भी कंसिडरेशन था, हाईलाइटेड है, और सी में ऐसा कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई कहलाएगा, लेकिन शेड्यूल 1 वाली सिर्फ एक्टिविटी। तो शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है वो बाद में पढ़ेंगे, शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन भी है तो सप्लाई है। चलिए, तो ये 1 हमारा क्लियर हो गया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। नाउ सेक्शन 7 1A क्या है, where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. क्या कह रहा है शेड्यूल 2, क्या है, शेड्यूल 2 बताता है कि वेदर गुड्स और सर्विसेज, मतलब अब ये कैसी लिस्ट है, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे सॉफ्टवेयर था, पुराने कानून में ये हो रहा था कि भाई ये गुड्स है कि सर्विस है, पता ही नहीं गुड्स है कि सर्विस है, ठीक है, तो वैट भी लग जा रहा था और सर्विस टैक्स भी लग जा रहा था।
वैसे और लफड़े थे, बस यही नहीं था। रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट खाना दे रहा है, तो खाना दे रहा है तो गुड्स है कि सर्विस है? तो आपको जान के बहुत तकलीफ हो जाएगी कि पुराने टैक्स रिजीम में उसमें वैट भी लग रहा था और सर्विस टैक्स भी लग रहा था, क्योंकि फिर वही लफड़ा हो रहा था। स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी खाना है भाई, सामान है, ये तो गुड्स है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी खाने का पैसा थोड़ी ना जाके रेस्टोरेंट में देते हैं, 100 रुपया के सामान का 500 रुपया सर्विस की वजह से दे रहे हो भाई। वो सर्विस है, वो प्रेजेंटेशन है, खाने को जिस तरीके से लाया जा रहा है, आपके सामने रखा जा रहा है, दैट सर्विस। लो, दोनों लोग अपना अपना टैक्स ले रहे हैं, बस खटाखट खटाखट। तो ये जो शेड्यूल 2 बनाई गई है, वो सारी जितनी प्रॉब्लम थी ना पहले, वो पूरा सारा आइटम उसको लिख दिया गया यहाँ पे और बता दिया गया ये गुड्स है कि सर्विस है। तो अब क्लैरिटी हो गई पूरी। तो शेड्यूल 2 में ये बताया गया कि ये गुड्स है कि सर्विस है। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है सब सेक्शन 1 की वजह से अगर कोई भी एक्टिविटी सप्लाई है, तो जो चीज जो भी गुड्स और सर्विस का नाम शेड्यूल 2 में लिया गया है, उसके साथ भी अगर वही एक्टिविटी होती है तो सप्लाई है। अब कहोगे नहीं समझे सर, नहीं समझे, मैं समझाता हूं। कह रहा था सब सेक्शन 1 में क्या पढ़े, सब सेक्शन 1 में क्या पढ़े कि सेल सप्लाई है। तो यहां पे कह रहा है कि बेटा अगर सेल शेड्यूल 2 वाले गुड्स एंड सर्विस की होती है तो वो भी सप्लाई है, ठीक है। आइए, बार्टर कह रहा था सप्लाई है, ट्रांसफर कह रहा था सप्लाई है, एक्सचेंज कह रहा था सप्लाई है। तो कह रहा है बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज जो भी अगर शेड्यूल 2 वाले गुड्स एंड सर्विस के साथ हो गया तो वो भी सप्लाई है। ऑब्वियस सी बात है भाई सब, जब ये सब सप्लाई है तो वो शेड्यूल 2 वाले क्यों अछूते रहेंगे, वो उनके साथ भी अगर ऐसा होता है तो सप्लाई होगी ही होगी। यहां तो बस क्लैरिटी बताई गई है कि ये गुड्स एंड सर्विस है, ठीक है, वो एक्सक्लूडेड थोड़ी ना है। तो राइट, चलिए क्लियर है। 1A में क्या कह दिया, 1A में ये कह दिया कि भाई जिस चीजों को हम सप्लाई सेक्शन 1 में कह रहे हैं, कह रहा है वो अगर शेड्यूल 2 वाले के साथ हुआ तो वो भी सप्लाई है। चलिए, सब सेक्शन 1 हो गया 7 का, 1A हो गया। अब 2 की बात करते हैं। 1 और 1A में ये बता रहा था कि सप्लाई है, ये बताना चाहता था ये सप्लाई है। अब 2 में ये बता रहा है कि ये सप्लाई नहीं है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है उसको कह रहा है किनारे करो। तो एक बात ध्यान से सुनो, ऐसा कह रहा है ए एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, ये ए और बी, और फिर कहता है सेल नीदर बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ये ए और बी ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विस सप्लाई है, मतलब सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। शेड्यूल 3 क्या है, शेड्यूल 3 एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है। ओ, तो 3 शेड्यूल सर एक बार फिर से बता देंगे क्या सर? आपने 3 शेड्यूल का नाम लिया है, एक तो है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। क्या है आप पढ़ेंगे बाद में इसको, लेकिन अभी आप जानना चाहेंगे तो हम बता देंगे। शेड्यूल 1 में है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ये सप्लाई है इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। शेड्यूल 2 क्या है, ये बताता है वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है, वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब सीधा मतलब कि ये गुड्स है कि सर्विस है उसकी क्लैरिटी दे रहा है बस, ठीक है। तीसरा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज, ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सर्विस है, मतलब सप्लाई ही नहीं है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज। तो कह रहा है जो भी हमने सबसेक्शन 1, 1A में कहा सब चुपचाप भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है। और ध्यान से सुनो मेरी बात कि शेड्यूल 3 में जो भी लिखा है वो सर्विस नहीं है। फिर सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई भी ऐसा काम कर रही है जिसमें वो पब्लिक अथॉरिटी की तरह, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब हो गया सरकार, ठीक है। कह रहा है सरकार हमारी जो भी वो काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए, मतलब इन द कैपेसिटी ऑफ सरकार कर रही है, ठीक है, क्योंकि सरकार है इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है, ये सरकार का ही काम है, वो काम कर रही है तो उसको सप्लाई नहीं कहते। मतलब सरकार कोई भी काम ऐसा कर रही है जो सरकार ही करेगी, ठीक है, ये सरकार का ही काम है, ठीक है, तो वो सप्लाई नहीं है। लेकिन तो फिर सोचने वाली बात ये आती है क्या हमारी सरकार कुछ ऐसा भी काम करती है जो सरकार ही करे, ऐसा जरूरी नहीं है? आंसर इज यस।
पोस्ट ऑफिस चलता है हमारे देश में, क्या है पोस्ट ऑफिस? कुरियर सर्विस दे रही है, ठीक है, और बैंकिंग सर्विस दे रही है। एक बात बताइए, पोस्ट ऑफिस कुरियर सर्विस ही तो दे रही है, यही तो कुरियर ही तो करा रही है एक तरीके से, डाक विभाग ही तो चला रही है, पोस्ट ऑफिस क्या कर रही है? क्या ये बताइए ये सरकार का काम है डाक चलाना, कुरियर सर्विस देना? नहीं भाई, ये तो एक बिजनेस है सरकार का, तो इसकी बात नहीं कर रहा है। अच्छा, सरकार भी बड़े सारे धंधे करके बैठी हुई है, कमाई का साधन भी बना रखी है, उसकी बात नहीं कर रहा है। कह रहा है वो काम जो सरकार करती है, जो सरकार को ही करना चाहिए, वो वाला कोई भी एक्टिविटी सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जैसे आप स्पीड पोस्ट कराने जाते हैं डाक विभाग में तो जीएसटी लगता है, मालूम है क्यों? क्योंकि वो तो धंधा है सरकार का ना भाई साहब, ठीक है। तो सरकार कौन सा काम कर रही है? अब एक बात बताइए, ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो सरकार मुआवजा सुनाती है, कहती है जिसके हाथ पैर कट गए उसको 50,000 रुपया, जिसकी जान चली गई उसके घर वालों को 2 लाख रुपया, ठीक है। तो भैया ये काम किसका है? ये सब करने का ये सरकार का ही काम है, सरकार ही करती है ये सब, राइट। तो सरकार अब जब ये पैसा देगी तो इस पर जीएसटी नहीं दे डालेगी, राइट, ऑब्वियसली जीएसटी पे करने की जरूरत, ये सप्लाई नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा काम जब आप सोचे कि ये काम सरकार कर रही है, इस बात के पैसे ले रही है या दे रही है व्हाटएवर, तो उस पर जीएसटी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इन सप्लाई, राइट। तो एनीथिंग दैट गवर्नमेंट इज डूइंग एंड विच गवर्नमेंट शुड बेसिकली डू, ठीक है, जो गवर्नमेंट को ही करना भी है, तो उस पर जीएसटी नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सरकार खुद ही रोड बना रही होती, अब हालांकि रोड तो सरकार बनाती नहीं है, खुद अपन गवर्नमेंट के खुद के एम्प्लॉय तो बनाते नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे देती है, मान लीजिए खुद ही गवर्नमेंट बना रही होती, ठीक है, तो भाई ये एक सप्लाई कहलाता क्या? क्या इस पे जीएसटी जमा होती? आंसर इज नो, ये कोई भी सर, क्योंकि रोड बनाने का काम किसका है? सरकार का ही तो है, ठीक है, क्लियर है ना। बस आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस ऐसे समझिए सरकार कोई भी काम करेगी जो सरकार का काम है तो उस वो सप्लाई नहीं है, और शेड्यूल 3 में जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो सप्लाई नहीं है। नाउ सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 एक ऐसी बात कहता है जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और सबसेक्शन 2 में भी कोई खास मतलब नहीं था, सबसेक्शन 1 में ही कहानी खत्म हो चुकी है। 1 में भी कोई बात नहीं है भाई, वो तो कह रहा है कि अगर सबसेक्शन 1 के हिसाब से कोई सप्लाई है तो शेड्यूल 2 में जो लिखा गया गुड्स एंड सर्विस है उसके साथ भी अगर वही चीज हुआ, उसका भी सेल हो गया, बार्टर हो गया, तो सप्लाई है। तो कॉमन सेंस की बात थी, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए ये बाद में इंसर्ट भी हुआ है, पहले ये था भी नहीं। तो कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा कहीं ना कहीं कि भाई इसके लिए तो कुछ नहीं लिखा है, तो ला दिया गया होगा, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो सारी कहानी है सबसेक्शन 1 में, बाकी तो बस ऐसे ही फिजूल का है। अब सबसेक्शन 3 क्या है? कहता है 1 में, 1A में, 2 में क्या लिखा है ये सब छोड़िए एक बार के लिए। The government may, on the recommendation of the council, specify by notification the transaction that are to be treated as supply of goods and not supply of service, and supply of service and not supply of good। ठीक है, क्या कह रहा है कि अभी ऊपर हमने क्या क्या लिखा है वो सब भूल जाओ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, क्योंकि जो भी चीज रिकमेंड होती है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही होती है जीएसटी के लिए, तो गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन के जरिए बोल सकती है इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे, इसको सर्विस बोलेंगे, और इसको सर्विस बोलेंगे, इसको गुड्स नहीं बोलेंगे, तो ये बोल सकती है, ठीक है। मतलब बाकी शेड्यूल 2 में जितना भर दिए हैं वो क्लैरिटी वो तो भर ही दिए है, बीच में कभी भी सरकार का मन करेगा तो नोटिफिकेशन के जरिए जिसको आप गुड्स बोलते हैं ना, बोलेगी चुप, इसको आज से सर्विस बोलना है तो सर्विस बोलना पड़ेगा, और जिस सर्विस को बोलेगी कि इसको सर्विस नहीं है गुड्स बोलना है तो आपको गुड्स बोलना पड़ेगा, राइट। अकॉर्डिंगली आप जीएसटी रेट भी उसका एक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग लिस्ट है दोनों की, जीएसटी रेट्स अलग अलग हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसकी जीएसटी रेट को ढूंढेंगे और फिर वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसमें आपको व्हाट इज सप्लाई ये डिफाइन किया गया है। हालांकि अभी इसकी एनालिसिस हमें आपके साथ थोड़ी सी और करनी है, विच इज देयर बिलो, बट आज मैंने आपको पूरा प्रोविजन पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपके साथ इस सेक्शन 7 को और फर्दर एनालाइज करेंगे, राइट। आपको लग रहा होगा बहुत एनालिसिस हो गई, बट स्टिल थोड़ी सी एनालिसिस और करेंगे, राइट। विल स्टॉप हियर।